एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन। खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन, और देखती रह जाएं ज़माने की नज़रें, तो खुद ऐसा नज़ारा बन, तो खुद ऐसा नज़ारा बन। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे जाएंगे संभावित, उन पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे बड़ी सरलता के साथ में। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेना, आशा, क्षमा, कष्ट। इसमें पुल्लिंग कौन है? देखिएगा, लिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में। लिंग, ये जो सेना शब्द है ये है स्त्रीलिंग। ये कौन सा है? स्त्रीलिंग, अर्थात ये पुल्लिंग नहीं है। आशा ये भी पुल्लिंग नहीं है। क्षमा ये भी पुल्लिंग नहीं है। कष्ट जो शब्द है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ये पुल्लिंग शब्द है। कष्ट, मुझे बहुत कष्ट है, उसे बहुत कष्ट है, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है, अर्जन का विलोम क्या है? अर्जन एक शब्द है, अर्जन। अर्जन का मतलब कमाई करना, इकट्ठा करना, धनार्जन करना, किसी चीज़ का संग्रह करना, है ना। तो क्या होगा? इसका विलोम पूछ रहा है। उद्योग, खर्चा, कमाई, व्ययन। तो बिल्कुल सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, व्ययन। व्ययन जो है ये अर्जन का विलोम होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा हुआ है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 1 और 2 ये हो लिख गया यहाँ पर, ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ पर है 2, 2, 5 और 4। कितने होते हैं भेद? देखिए, स्वर संधि जो है उसके भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से? मेन बात पहले ये समझ लीजिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, और एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि। और एक होता है गुण स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि। और तीसरा है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा प्रकार है यण संधि। और 5वां है अयादि। कौन सा है? अयादि। ये 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा हुआ है ना। दीर्घ स्वर संधि का मतलब, जैसे देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का तात्पर्य ये है, जैसे लिखा है यहाँ पर विद्या। क्या लिखा है? विद्या एक शब्द है, विद्या। और इसमें फिर आगे लिखा है आलय, आलय। तो यहाँ पर दया में आ है और आलय में की शुरुआत में आ है, ये इनकी संधि होगी तो दीर्घ आ हो जाएगा, विद्यालय। हालांकि इनमें पहले से ही दीर्घ हैं, यदि पहले से दीर्घ न होते फिर भी दीर्घ हो जाते, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ये है दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि, जैसे लिखा है महा, ये महा लिखा है और धन लिखा है ईस, है ना। तो इसमें महा हा में आ है और ईस ये ई, ये आपस में मिलेंगे तो बनेगा ए, शब्द बनेगा महेश। कौन शब्द बनेगा? महेश। ये है गुण स्वर संधि, समझ गए। इसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि, जैसे लिखा हो एक धन एक, तो एक एक होगा। यण संधि, स्वागत, सुधन आगत, ये सुधन आगत होगा तब यण संधि है और शब्द बनेगा स्वागत। ये अक्सर परीक्षाओं में स्वागत शब्द पूछा जाता है। अयादि संधि, इसमें 3 वर्ण के अक्षर शब्द अधिकतर पूछे जाते, जैसे पो,
और धन अन, तो इसमें होगा पवन। अब बनेगा अय आय अब आव, 4 कांड इसके अंदर होती हैं। समझ गए? तो यहाँ पर इसका प्रश्न नंबर 3 का बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 पर लिखा हुआ है प्रत्येक बालक वीर है, रेखांकित में कौन सा विशेषण है? रेखांकित कौन सा है शब्द? प्रत्येक। प्रत्येक शब्द है, ये कौन सा विशेषण है ये पूछा जा रहा है। इसमें विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक है या गुणवाचक है या समूहवाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संख्यावाचक है। देखिएगा, प्रत्येक का मतलब प्रति एक है ना। पहला जैसे शब्द है पहला, दूसरा, चौथा, जोड़ा, दर्जन, ये सभी जो हैं शब्द ये संख्यावाचक होते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। 5 पर लिखा हुआ है श्याम आता होगा। एक वाक्य है श्याम आता होगा। वाक्य किस काल का है? किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल या भविष्य काल या भूतकाल या फिर संदिग्ध भविष्य काल? तो ये है जो है प्रश्न नंबर 5, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। ध्यान से समझ लीजिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल है ना। श्याम आएगा ऐसा यदि होता तो भविष्य काल हो जाता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पर लिखा है तत्सम शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तत्सम पूछ रहा है। धरती, दाहिना, गृहिणी, कंधा। देखिए, ये जो धरती है ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है धरित्री। क्या होता है? धरित्री, इसका तत्सम होता है। फिर दाहिना जो है ये भी तद्भव है, इसका होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण दिशा भी होती है और दाहिना को भी दक्षिण कहा जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6। फिर अगला ऑप्शन है गृहिणी। गृहिणी जो है यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विकल्प नंबर 3। यह है तत्सम, इसका तद्भव होता है घरनी। क्या होता है? घरनी, है ना। ये होता है इसका तद्भव और तत्सम है गृहिणी। यहाँ पर ये ध्यान देना आपको है, गृहिणी ही होता है। ये गा में रीर की मात्रा और हा में छोटी ई की मात्रा लगेगी, गृहिणी होगा, गृहणी नहीं होगा। ये भी पूछा जाता है वर्तनी में। हा में ई की मात्रा अवश्य रहेगी, तभी शब्द शुद्ध होगा। फिर कंधा, ये भी तद्भव है, इसका होता है तत्सम स्कंध। क्या होता है? स्कंध। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, इस पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। फिर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, कौन सा है? मर्यादा, कमीज, रसोई घर, धर्मशाला। बहुत ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मर्यादा शब्द जो है ये है स्त्रीलिंग। कौन सा है? स्त्रीलिंग है ये। कमीज ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, समझे? स्त्रीलिंग है। रसोई घर, रसोई घर बना है, रसोई घर बनी है नहीं कहा जाएगा। रसोई घर शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। धर्मशाला बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान से समझिएगा। धर्मशाला ये स्त्रीलिंग शब्द है। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा हुआ है बहुवचन का असंगत युग्म कौन सा है? बहुवचन का असंगत अर्थात इसमें जो शब्द दिया हुआ है आगे उसका बहुवचन दिया हुआ है। एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें बहुवचन गलत दिया है। गलत, असंगत मतलब सही जोड़ा नहीं है, उसी को छांटना है। क्या है? डिबिया, डिबियाँ, बिल्कुल सही है। डिबिया और डिबियाँ बिल्कुल सही है। वधू, वधुएं बिल्कुल सही है ना। गली, गलियाँ बिल्कुल सही है।
अब हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों, बस यहीं पर सब गड़बड़ है, यही बिल्कुल सही उत्तर होगा, अर्थात ये गलत है युग्म। हस्ताक्षर शब्द अपने में ही बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन रहने वाला शब्द है हस्ताक्षर, समझ गए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, जैसे बाल, ध्यान से समझिएगा, ये भी पूछा जाता है। बाल शब्द जो है हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, दर्शन, आपके दर्शन हो गए, आपका दर्शन गलत है, आपके दर्शन, अर्थात दर्शन शब्द जो है वह बहुवचन है, हमेशा बहुवचन। लोग, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे थे, एकत्र थे, है ना, ये भी शब्द लोग जो है ये बहुवचन हमेशा रहता है। प्राण हमेशा बहुवचन शब्द है, प्राण, प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, गलत होता है। ऐसे ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा इसका, हस्ताक्षर वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर लिखा हुआ है, पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। बहुत मोस्ट है, वाच्य से पूछा गया है ये प्रश्न, वाच्य से। इसमें कौन सा वाच्य है? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है यह जो वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य है भाववाच्य। कौन सा है? पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखिए, कर्तृवाच्य जो होता है उसमें कर्ता अवश्य होता है, कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्म अवश्य होता है, लेकिन द्वारा शब्द नहीं लगता है। देखिए, कर्ता, ये इसमें पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है तो पक्षी उड़ रहा है, ये कर्ता तो है पक्षी, लेकिन द्वारा शब्द लग गया है। इसमें द्वारा शब्द अगर लग जाता है फिर वो कर्तृवाच्य नहीं रहता है, इसलिए कर्तृवाच्य नहीं रहा। कर्मवाच्य की शर्त है कर्म अवश्य होना चाहिए। पक्षी करता है और उड़ा जाता है, ये तो क्रिया हो गई। आकाश जो है ये कर्म नहीं है, आकाश में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, ये जब आप पढ़ेंगे तो अधिकरण में पर, यह आकाश शब्द जो है ये अधिकरण है, इसके आगे में लगा हुआ है, समझ गए। तो ये अधिकरण है इसलिए कर्म नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ ये कर्मवाच्य भी नहीं हो सकता, कर्तृवाच्य भी नहीं है, कर्मवाच्य भी नहीं है, तो फिर ये है बिल्कुल राइट, भाववाच्य है, नो डाउट। समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य दिए हुए हैं। पहला है, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसे। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, एकांकी कैसी लगी? गर्मी में पसीने निकलते हैं। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, ये गड़बड़ है। यहाँ पर क्या गड़बड़ है ये समझना हमको है। प्रातः काल घूमना चाहिए, इतना होना चाहिए था, ये समय गलत लगा है। जब यहाँ पर काल लगा है तो फिर समय इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो ये बहुपदत्व दोष हो गया, इसमें एक ही अर्थ के 2 पद बार बार आ गए हैं, तो फिर इसलिए गलत हो गया। फिर है, एकांकी कैसी लगी। एकांकी कैसी लगी नहीं होना चाहिए, एकांकी कैसा लगा। एकांकी पुल्लिंग शब्द है ना, इसलिए ये गलत हो गया। गर्मी में पसीने निकलते, ये भी गलत, पसीने नहीं पसीना ही रहेगा, गर्मी में पसीना निकलता है, ये होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। फिर है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य है, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध विकल्प चुनिए। शुद्ध विकल्प चुनिए। देखिए, छाया, आगे लिखा है तद्भव, इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि छाया शब्द तद्भव है, ये विकल्प कह रहा है। अब आपको ये समझना है सही बात कौन सी है। क्या छाया वास्तव में तद्भव है? हमेशा, विदेशज, बस यात्री, देशज, उल्लू, तत्सम, ये कह रहा। तो छाया जो शब्द है ये तद्भव नहीं है,
ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। तद्भव इसका होता है छाह। क्या होता है? छाह। इसका मतलब ये शुद्ध नहीं, ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। फिर है हमेशा विदेशज। हमेशा जो शब्द है ये विदेशज है, ये बात बिल्कुल सही है। आगत शब्द है, ये फारसी से आया हुआ। हमेशा, हमेशा को हिंदी में कहते हैं सदैव, समझ गए, या सदा। बस यात्री, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 ही उत्तर होगा बिल्कुल सही, लेकिन हम दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा कर लेते हैं। बस यात्री देशज, ये भी गलत है। बस यात्री देशज नहीं है, यह शंकर शब्द है। ये कौन सा है? संकर शब्द है, संकर। संकर का मतलब दो भाषाओं के शब्द जब ये आपस में जुड़ करके एक तीसरा नया शब्द बना देते हैं, उसको कहा जाता है संकर शब्द। संकर इस तरीके से लिखा जाएगा, वह शंकर और होता है, ये इसका मतलब है शिव, शंकर भगवान। लेकिन यह शंकर है जिसको हाइब्रिड कहा जाता है, समझ गए। तो इसमें बस है अंग्रेजी और यात्री जो है तत्सम है, इसलिए दो भाषाओं के शब्द मिले हैं, ये संकर हो गया, ये देशज नहीं है, समझ गए। उल्लू तत्सम, उल्लू तत्सम नहीं है, उल्लू तद्भव है। तत्सम इसका होता है उलूक। क्या होता है? उलूक तत्सम होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आदर्श का विलोम बताइए। आदर्श एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। क्या होगा? अच्छा या खराब या यथार्थ या निकृष्ट? तो इसका बिल्कुल सही होगा यथार्थ। क्या होगा? आदर्श का मतलब ये होता है जैसा होना चाहिए, मतलब अच्छी कंडीशन जैसी होनी चाहिए किसी बात की, किसी वस्तु की, किसी स्थिति की, किसी माहौल की, जो एक सर्वोत्तम कंडीशन होती है उसको आदर्श कहा जाता है। लेकिन वो जो नहीं है, मौके पर जो है, यथार्थ का मतलब वास्तविक जो है इस समय, उसको यथार्थ कहा जाता है। तो आदर्श का विलोम होता है यथार्थ, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विलोम युग्म असंगत है? असंगत का मतलब गलत कौन सा है? आविर्भाव का तिरोभाव, ये कह रहा है विलोम। अवर का अपर, शिख का नख और मसृण का रुक्ष। मसृण का रुक्ष। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। देखिएगा, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक। शिख का नख बिल्कुल बात सही है। मसृण का रुक्ष बिल्कुल सही है। मसृण का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है चिकना, है ना, जो चिकना होता है उसे कहते हैं मसृण, और रुक्ष कहते हैं खुरदुरे को। तो ये तो इसका विलोम सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है अवर अपर, ये गड़बड़ है। यहाँ पर अवर का विलोम अपर नहीं होता है। इसका अवर का विलोम होता है प्रवर। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर। ध्यान रखिएगा, विलोम से अगर पूछा जाए, अवर का विलोम होता है प्रवर, अपर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पर लिखा हुआ है, किस विकल्प में सभी शब्द माता के पर्याय हैं? माता के पर्यायवाची से संबंधित एक प्रश्न है। माता का पर्यायवाची कौन सा विकल्प है? कांता, कलत्र, स्वसा, सहोदरा, अम्बा, प्रसविनी, सुरा, हाला। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 14। कांता और कलत्र ये पर्यायवाची हैं पत्नी के। किसके हैं? पत्नी के। स्वसा और सहोदरा ये पर्यायवाची हैं बहन के। बहन को कहते हैं स्वसा या सहोदरा। सहोदरा का मतलब सहधन, उदर, तो सहोदर होता है सगा भाई, और सहोदरा हो गया स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि सगी बहन, जो एक उदर से जिसने जन्म लिया है ना, वो सहोदरा। तो ये बहन हो गया। फिर है अम्बा और प्रसविनी, ये बिल्कुल सही है। अम्बा और प्रसविनी ये माता के पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। फिर है सुरा और हाला। सुरा और हाला ये शराब को कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं? शराब, मदिरा को। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारुषिक वर्ण कौन सा है? पारुषिक बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्णमाला से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। कौन सा है? ला, रा, आह, श्रा।
पार्श्विक कौन सा है? तो देखिए जो ला होता है इसको कहा जाता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब है ला के उच्चारण में जिह्वा ऊपर टच होगी और जो अंदर से हवा निकलेगी वो जीभ के पार्श्व का मतलब अगल बगल से, इधर उधर से हवा निकलेगी, तब इसका उच्चारण संभव होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं पार्श्विक। रा जो लिखा है इसको कहते हैं लुंठित। ध्यान से समझ लीजिएगा, रा को कहते हैं लुंठित या प्रकंपी भी इसका एक नाम है। क्या नाम है? प्रकंपी। प्रकंपित आ जाए तब भी रा होगा, समझ गए। और आह जो है ये तो अयोगवाह होता है या विसर्ग कह सकते हैं आह को। श्रा ये संयुक्त वर्ण है, किससे किससे मिलकर बना है? सा ऐसे आधा रहेगा और रा पूरा रहेगा, तब बनेगा श्रा, संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ला पार्श्विक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, नमस्ते में संधि बताइए। संधि से प्रश्न लिया गया है। क्या संधि होगी? व्यंजन संधि। ये इसमें देखो विसर्ग लग गया, ये नहीं होगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो नमस्ते में संधि है विसर्ग संधि। क्या होगा इसका विच्छेद? देखिएगा, नमः और धन ते, नमः धन ते से बना है नमस्ते, समझ गए, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इस पर लिखा हुआ है कपड़ा का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है? नहीं है पर ध्यान देना है आपको। वसन, व्योम, चीर, अंबर। देखिए अंबर कपड़ा को ही कहते हैं, चीर कपड़ा को कहते हैं, वसन कपड़ा को कहते हैं। है आकाश, गगन, नभ, खा। एक खा होता है इसका, केवल खा, उसी से बना है खग, माने खा में जाने वाला, अर्थात गगन में जाने वाला, विचरण करने वाला, वो होता है खग, पक्षी, समझ गए। आकाश, नभ, अंबर, व्योम, खा, ये अनंत, ये सब होते हैं आकाश के पर्यायवाची। और कपड़ा जो है उसके होते हैं वस्त्र, चीर, पट, अंबर, चैल, दुकूल, ये सब होते हैं कपड़ा के। तो इसमें से ये व्योम जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, अकेला का सही विच्छेद कौन सा है? देखिए ये प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और यहाँ बीच में शब्द है, इसके पहले जो लगता है वो उपसर्ग और बाद में लगता है वह होता है प्रत्यय। तो देखिए अक धन एला, या फिर एक धन एला, या फिर इक धन एला, या फिर अकेल धन आ। तो सही बिल्कुल इसका है एक धन एला। ध्यान से समझिएगा, एक धन एला से बनता है शब्द अकेला, है ना। अब यहाँ पर जो एक है, एक का ए गायब हो जाता है और आ में परिवर्तित हो जाता है, एला इसमें जुड़ जाता है, शब्द बनता है अकेला। इसमें प्रत्यय है एला, समझ गए जी। प्रत्यय से अगर आएगा तो उससे भी ये संबंधित प्रश्न है। 18 नंबर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे एक इकतारा शब्द आपने पढ़ा होगा। कौन सा शब्द? देखिए इसको हम फिर से बता रहे हैं आपको, इकतारा। एक शब्द है इकतारा, इक तारा। यदि इसका विच्छेद पूछ लिया जाए तो विच्छेद होगा एक धन तारा। क्या होगा? एक धन तारा होगा, इक धन तारा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक शब्द है 31, 31 कौन सा शब्द है? 31, 30 के बाद 31 संख्या होती है, इसका विच्छेद होता है एक धन 30। इसी तरीके से लेकिन बनेगा तब होगा 31, समझ गए। एक शब्द है बचपन। कौन सा शब्द है? बचपन। देखिएगा बचपन, बचपन का यदि विच्छेद पूछ लिया जाए तो होगा बच्चा और धन पन। बच्चा धन पन होगा लेकिन बनेगा बचपन, समझ गए। ऐसे ही पनडुब्बी में पानी धन डुब्बी, पनडुब्बी में पन धन डुब्बी नहीं होगा, पानी धन डुब्बी होगा, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19,
लिखा हुआ है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग अभी हमने बताया था, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पूछ रहा है अवधि, अवगुण, अवनति, अवरोह। देखिए अब इसमें अब आपको दिख रहा है अवरोह में अब उपसर्ग है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अवनति में अब उपसर्ग है, बिल्कुल है, समझ गए। अवगुण में अब उपसर्ग है, बिल्कुल है, सही है। लेकिन अवधि में अब उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग इसमें नहीं है। फिर बना कैसे ये, अब कैसे दिख रहा है, देखिए एक शब्द है अवध, है ना, अवध, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, तब शब्द हमारा बन गया अवधि। अवध क्षेत्र से संबंधित जो भाषा है वो अवधि, अवध क्षेत्र से संबंधित जो है उसे कहा जाता है अवधि, समझ गए। तो इसमें प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बाकी सब में अब उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये पूछा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रश्न नंबर 20। कितने होते हैं, 3 या फिर 4 या 2 या 5। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। कौन कौन से होते हैं जरा समझ लीजिएगा। उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, फिर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 कैटेगरी होती हैं, है ना, 1, 2 और 3, ये पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 कैटेगरी हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे अगर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो जो बात कर रहा है यानी कि जो बोल रहा है, वक्ता जो है वो होता है उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है मौके पर यानी कि जिससे बात कर रहा है वो होता है मध्यम पुरुष। और अगर तीसरे व्यक्ति से संबंधित बात वहाँ पर हो रही है तो वह तीसरा व्यक्ति होगा अन्य पुरुष, समझ गए। तो इस तरीके से उत्तम और मध्यम, अन्य पुरुष 3 कैटेगरी होती हैं। कुल सर्वनामों की संख्या होती है 6। सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम की क्लास में आप पूरा विवरण पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 यहाँ है कि हिंदी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या हैं, स्वर हैं, मात्रा हैं, व्यंजन हैं, विसर्ग हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 कैटेगरी होती हैं, समझ गए। जैसे जो ई है ये है ह्रस्व स्वर और जो ई है ये है दीर्घ स्वर, ज़्यादा समय लगेगा। इसमें 1 मात्रा है और दीर्घ में 2 मात्राएं होती हैं। प्लुत जो होता है वो उसमें 3 मात्राएं मानी जाती हैं, समझ गए। लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है। एक शब्द आपने देखा होगा ओ, ऐसे ओम, ओ बनेगा, बीच में 3 गिनती लिखी जाएगी और माँ होगा, इसका उच्चारण होता है ओम। अर्थात ओ को इसके ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना देर तक बोलिए, ओम, तब हुआ ये ओम। इसमें है प्लुत स्वर। या हम किसी को पुकारते हैं तो किसी स्वर को ज़्यादा देर तक खींच देते हैं, वहाँ पर होता है प्लुत स्वर, समझ गए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये ह्रस्व दीर्घ कैटेगरी जो हैं ये होती हैं स्वर की। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 22, घा का उच्चारण स्थान बताइए। उच्चारण स्थान से संबंधित ये वर्णमाला से प्रश्न है। घा का उच्चारण स्थान पूछा गया है प्रश्न नंबर 22 में। क्या होगा, सोचिए 2 सेकंड। प्रश्न नंबर 22 क्या होगा, मूर्धा या तालु या कंठ या दंत। तो देखिए घा ये जो है ये का खा गा घा अंगा, ये कवर्ग का है और कवर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। कवर्ग का क्या होता है, कंठ, समझ गए। मूर्धा उच्चारण स्थान होता है टवर्ग का, टाठा डाढ़ा अणा, ये मूर्धा,
इसका उच्चारण स्थान है। ताल उच्चारण स्थान होता है च वर्ग का, चा छा जा झा इया, ये होता है। और दंत उच्चारण स्थान होता है ताथा दाधा ना, ये इसका होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। घा का उच्चारण स्थान है कंठ। आप उच्चारण करके देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 23, रामायण के रचनाकार हैं। देखिए, रचना और रचनाकार से संबंधित भी प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। रामायण के रचनाकार कौन हैं, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम समझा रहे हैं इसको। तुलसीदास या केशवदास या बिहारी या वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 23 में। अच्छा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी। ये संस्कृत में लिखी गई है। रामायण के रचनाकार तुलसीदास मत कर देना, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है श्री रामचरितमानस। बहुत ध्यान से समझिएगा, रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। अवधी भाषा में लिखा गया है, हिंदी में अवधी भाषा में। समझ गए? और केशवदास का है रामचंद्रिका, हिंदी में रामचंद्रिका, ये भी पूछा जाता है। कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये उनके पूछे जाते हैं। फिर बिहारी, इनकी सतसई है, बिहारी सतसई। समझ गए? इनकी सतसई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ लिखा है हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, अज्ञेय, नगेंद्र। कौन है? हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन ये व्याकरण का एक ग्रंथ है और इसके रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पर लिखा हुआ है सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन, सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गबन, तो समझ गए होंगे आप लोग, प्रेमचंद का ये उपन्यास है सेवा सदन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पद्मावत महाकाव्य, पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? पद्मावत महाकाव्य है, इसकी भाषा पूछी जा रही है। क्या है भाषा? इसकी भाषा खड़ी बोली है या ब्रज है या अवधी है या राजस्थानी है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3, अवधी भाषा का ये महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, समझ लीजिएगा, जायसी का ये है पद्मावत। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। 27 पर लिखा हुआ है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, रामदास थे या विठलनाथ थे? तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, जूही की कली, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। जूही की कली कविता जो है यह किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं या निराला हैं या पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत, या अज्ञेय हैं? तो इसके रचनाकार हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अज्ञेय का पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, समझ लीजिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सच्चिदानंद पहले होगा, बस इतना याद रखिएगा, सच्चिदानंद पहले होगा, है ना। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आने वाला ये प्रश्न है। तुलसीदास, सूरदास, मीरा या बिहारी, ये किसकी पंक्ति है? तो बिल्कुल सही होगा, बिहारी जी की ये पंक्ति है, बिहारी सतसई से ली गई है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। समझ गए? ये दोहा
का थोड़ा अंश दिया हुआ है और इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बिहारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर लिखा हुआ है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। मात्राएं पूछी गई हैं 11, 16, 13, 12। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं और 4 चरण होते हैं। यहाँ 16 मात्राएं, फिर 16 मात्राएं, फिर 16 मात्राएं, फिर 16 मात्राएं, है ना। जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, यहाँ तक 16 मात्राएं हो गई। जय महेश मुखचंद चकोरी, फिर 16 हो गई। जय गजबदन सडानन माता, फिर 16। जगत जननी दामिनी दुति गाता, फिर 16। इस प्रकार से पूरी चौपाई होती है। प्रत्येक चरण में पूछा जाता है, हमेशा ये प्रश्न ऐसे ही आता है और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। बस आज की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।